एक अमीर खानदान की बहू थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुला पैसा, सारे ऐशो आराम उसके ससुराल में उसे मिलते थे। शादी के 1 साल में उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ उसकी सास कलावती संभालती थी। पर आज जब सुबह सुबह कलावती ने उसे किसी जरूरी काम से अपने पास बुलाया तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। रीमा, वो मम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? उन्हें मेरे से इतनी सुबह सुबह क्या काम है? होगा कोई काम, पूछ लो एक बार जाकर। हाँ, जाती हूँ। रीमा अपनी सास के कमरे में जाती है। उसकी सास कलावती उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा देती है। बहू, ये चाबी का गुच्छा आज से तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुम्हें इस घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जिस तरह से मेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पर तुम्हें इस जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से निभाना है। अभी मैं ये चाबी का गुच्छा केवल 1 महीने के लिए तुम्हें दूंगी। अगर तुमने मुझे अगले 1 महीने में पैसों की बचत करके दिखा दी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ये चाबी का गुच्छा दे दूंगी। सास की बातें सुनकर रीमा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कब से मैं इस चाबी के गुच्छे को पाने की कोशिश कर रही थी। आज माँ जी ने खुद ही मुझे ये दे दिया। अब तो मेरे मजे ही मजे। मैं खुला खर्च करूंगी। नहीं, अभी 1 महीने तक तो मुझे बचत करनी होगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से चाबी मेरे पास आ जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। मुझे तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। समझ आ गई बहू? ये लो, पकड़ो चाबियां और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुमने कितने पैसे बचाए हैं। मैंने तिजोरी में 1 महीने के खर्चे के पैसे रख दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से कुछ पैसे बचा कर दिखाना है। कलावती ने रीमा को चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब रीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो बचत कैसे करे। मालकिन, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 500 रुपए की आएंगी। क्या कहा? इतनी महंगी? रहने दो, मैं खुद ही सस्ती सब्जी खरीद लाऊंगी। तुम दूसरा काम करो। लगता है अब मुझे खुद ही सब्जी खरीदने बाजार जाना होगा। रीमा ने थैला उठाया और खुद ही सब्जियां खरीदने मंडी पहुंच गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतनी भीड़ भाड़ में अगर मैं थोड़ी बहुत सब्जी चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मैं अमीर खानदान की हूँ, मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। इतनी ढेर सारी सब्जियों में से 2-4 किलो मैंने निकाल भी ली तो इन सब्जी वालों का भला क्या ही बिगड़ जाएगा। पर हाँ, मेरा भला जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जी के पैसे बचा लूंगी। रीमा सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वालों से मोल भाव करती रही और वो ऐसे दिखा रही थी मानो कितनी महंगी सब्जी खरीद रही हो। और चुपके से उसने थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने थैले में डालनी शुरू कर दी। अब अमीर घर की औरत पर भला कौन ही शक करता। किसी को इतना पता ही नहीं चला। रीमा ने बहुत सारी सब्जियां चुरा कर अपने थैले में रख ली। उस दिन रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे वाह बहू, तुम 100 रुपए में इतनी सारी सब्जी खरीद लाई। तो और क्या मम्मी जी, अब हम घर के नौकरों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं तो ये मोल भाव थोड़ी करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो अभी से बचत करनी शुरू कर दी। जीती रहो। आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लो, तुम सबके भरोसे में है, ना जाने कितना खर्च कर देती थी। ये तो रीमा बहू ने समझदारी दिखाई और आज देखो सब्जी कितनी सस्ती खरीद कर लाई है। रीमा बहुत खुश थी कि उसकी सास उसके बचत करने से खुश है, पर वो चोरी करने का अपराध कर रही है, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। अब तो रीमा की आदत सी बन गई थी रोजाना सब्जी चोरी करने की। वो जब भी मंडी जाती तो खरीदने से ज्यादा सब्जी चोरी कर लेती। रीमा अक्सर ही मंडी से सब्जी चोरी करके लाने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब रीमा सब्जी खरीदने मंडी जाने लगी तो वो अपना पर्स ले जाना भूल गई। रीमा ने जल्दी में अपना पर्स सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। काम वाली ने सफाई करते हुए जब पर्स देखा तो सास को पकड़ा दिया। माताजी, लगता है रीमा भाभी अपना पर्स सीढ़ियों पर ही भूल गई। हाँ, बहू तो मंडी गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बहू को पर्स भी दे दूंगी और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कलावती उस दिन खुद ही सब्जी मंडी पहुंच गई। सास को सामने देखकर रीमा घबरा गई। मम्मी जी, आप और यहाँ? अरे हाँ बहू, तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। सोचा तुम्हें पकड़ा देती हूँ, थोड़ा मेरा टहलना भी हो जाएगा। अरे तुमने सब्जियां कैसे खरीदी जबकि पैसे तो पर्स में है? रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। अब वो क्या जवाब देती कि ये सब्जियां चोरी की हैं? उसने अपनी सास को झूठ बोला। अरे मम्मी जी, वो मेरे पास ना थोड़े से पैसे इस थैले की जेब में रखे थे। सोचा अब घर क्या वापस जाऊंगी, जो है इन्हीं से कुछ खरीद लेती हूँ। बस सब्जी मैंने खरीद ली है। कभी कभी मैं बचे हुए पैसे ना इस थैले की जेब में रख देती हूँ। आज सचमुच काम आ गए। ये खूब अच्छा रहा बहू। वैसे करेले दिखाई दे तो खरीद लेना। बहुत दिनों से करेले नहीं खाए, अभी तो महंगे होंगे।
कोई बात नहीं मम्मी जी, महंगे हैं तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रीमा करेले ढूंढने के लिए मंडी में थोड़ा आगे चली गई। उसे पता था कि उसे करेले चुराने हैं ताकि पैसे बच जाएं। इतनी देर में कलावती को एक सब्जी वाला आवाज लगाता है। अरे माताजी, वो भाभी जी आपके साथ हैं क्या? उन्होंने मुझे आलू प्याज के पैसे नहीं दिए, बोल रही थी अभी दे देंगी। अच्छा, हो सकता है भूल गई होगी, कितने देने मैं दे देती हूँ। सब्जी वाले ने कलावती से आलू प्याज के पैसे ले लिए। जब कलावती थोड़ी आगे बढ़ी तो सब्जी वाले के साथ बैठा हुआ एक और सब्जी वाला दोनों आपस में बातें करने लगे। ये तूने सही किया, अब अमीर लोगों पर चोरी का इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। हालांकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो भाभी जी जो यहाँ सब्जी लेने आई हैं, हम सबकी सब्जी चोरी कर लेती हैं, और पैसे वालों के आगे हम गरीबों का जोर नहीं चलता भैया। वही तो, न जाने घर की क्या मजबूरी क्या हालात है कि वो भाभी जी सब्जी चोरी करती हैं। मैंने तो आज पैसे निकलवा लिए, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तू भी पैसे मांग ले, बोल देता कि तेरे ठेले से भी उन्होंने सब्जी ली है। अरे छोड़ ना यार, अब आगे से ध्यान रखेंगे। हम उन भाभी जी को यहाँ से सब्जी देंगे ही नहीं, बोलेंगे कहीं और से ले लेंगी, या फिर पहले पैसे फिर सब्जी, और उन पर नजर रखेंगे। कलावती ने उस दिन 3-4 सब्जी वालों को ऐसे बातें करते सुना। कलावती को थोड़ा शक हुआ। जब रीमा करेले लेकर ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी तब कलावती ने करेले वाले से पूछा, माताजी, मेरे से तो उन्होंने कोई करेले नहीं खरीदे, किसी और से लिए होंगे। हे भगवान, इसका मतलब रीमा बहू सब्जी की चोरी करती है और तभी वो इतने पैसे बचा पा रही है। इस बेचारे गरीब सब्जी वाले के करेलों के पैसे भी उसने नहीं दिए। भैया, हो सकता है इतने सारे ग्राहक में तुम पहचान नहीं पाए हो। ये लो, मेरी बहू ने तुमसे करेले खरीदे हैं, पैसे रख लो। धन्यवाद माताजी, आप जैसा ईमानदार ग्राहक अगर हम सब्जी वालों के पास आता रहे तो हमारी भी बिक्री में कमी ना आए। हो सकता है उन्होंने लिए हों और मुझे याद ना रहा हो उनका चेहरा। धन्यवाद माताजी। कलावती का मन बहुत खराब हुआ और जब सब नौकरों की छुट्टी हो गई तब कलावती ने रीमा पर बहुत गुस्सा किया। अपनी सास की डांट सुनकर रीमा बहुत शर्मसार हुई। वहीं पास में रीमा के ससुर भी बैठे थे और पति मोहित भी। उन दोनों को भी रीमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तो बस बचत करने के चक्कर में ऐसा कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी मोहित जी। मैंने इसी वजह से ये सब किया था कि मम्मी जी मुझे 1 महीने बाद बचत किए हुए पैसे देखकर हमेशा के लिए चाबी का गुच्छा दे दे। रीमा बहू, हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा और मोहित का ही तो है। ये घर भी तुम्हारा है और ये जायदाद पर भी तुम्हारा ही हक है। चोरी करना तो पाप है ना? क्या तुमने ये भूल नहीं की है? रीमा, तुम सोचो, किसी के खून पसीने की कमाई को हम मुफ्त में ही खा रहे थे। चोरी की सब्जी खाई है हमने। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रीमा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। अभी तो नौकर भी घर पर नहीं है। भगवान न करे उन्हें अगर इस बात की भनक पड़ जाती या सब्जी मंडी में अगर तुम्हारी बदनामी हो जाती, तब सोचो क्या होता। हमारी खानदान में कितनी इज्जत खराब होती। सुनो जी, सारे सब्जी वाले तो यही बोल रहे थे कि एक अमीर खानदान की बहू होकर ये उनके ठेले से कितनी सफाई से चोरी कर लेती है, पर इसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अमीर घर की बहू को कहकर कहीं मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि रीमा को कोई चोर समझेगा नहीं। सबकी बातें सुनकर रीमा को सचमुच अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मम्मी जी, मुझे ये चाबियों का गुच्छा नहीं चाहिए, इसे आप ही संभालो। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जिम्मेदारी तो तुम ही संभालोगी बहू, पर पूरी ईमानदारी के साथ। ये चाबियों का गुच्छा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो एक जिम्मेदार बहू बन जाती है। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ।
तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद। इस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ।
गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर। ममता, अगर हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार न होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता। बात तो आपने सही की, लेकिन आपकी कामयाबी में हमारी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ममता, हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ गई। पापा पापा घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या गधा भी बन जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही महीनों बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रही थी। बहन, रमेश के परिवार में एक परी और आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह से सच है, लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे? ये रमेश के परिवार के लिए एक परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा बहन। अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं। ऐसे ही 9 महीने बीत गए। एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश भागकर ममता के पास आया। पापा, मम्मी का पेट इतना फूला हुआ क्यों है? लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। नहीं बेटा, ममता, मैं जल्दी से काकी को बुलाकर लाता हूँ। लगता है डिलीवरी का समय आ गया है। रमेश तुरंत भागकर गांव में गया और एक बूढ़ी काकी को बुला कर ले आया। काकी अपने साथ कुछ और भी औरतों को ले आई। रमेश बेटा, मधु बेटी को लेकर बाहर जा, हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। मधु बेटा, चलो हम लोग बाहर खेलने चलते हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया। अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर ममता की डिलीवरी को अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद काकी बाहर आ गई। रमेश बेटा, तू एक और बेटी का बाप बन चुका है, मुबारक हो। वो औरतें वहां से चली गईं। रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचा, लेकिन अपनी नवजात बेटी को देखकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था। ये क्या हुआ ममता? तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु बेटी का भी रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काले गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है, लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते हैं। ममता, मैं तुझे बहुत सीधी सादी औरत समझता था। पता नहीं ये किसका पाप है। मैं ऐसे अपनी बेटी नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक बेटी है मधु। रमेश का ये रवैया देखकर ममता को बहुत दुख हुआ। खैर, माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपनी काली वाली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना मधु को, लेकिन उसका पिता और मधु दोनों ही उससे बहुत चिढ़ते थे। ममता ने अपनी बेटी का नाम सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे दोनों जवान हो गई। माँ ने तेरा नाम सुंदरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुंदर है नहीं। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर मुझसे इस तरह बात करती हो। मैं भी सुंदर हूँ, बस मेरा रंग ही तो काला है। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु और सुंदरी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले। इसीलिए उसके पिता ने सुंदरी का एडमिशन दूसरे कॉलेज में और मधु का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करा दिया। रात में रमेश अपनी बेटी मधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया। मधु, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह पापा, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है। तभी वहाँ पर सुंदरी और उसकी माँ भी आ गई। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार पहनकर दिखाइए ना। देख, ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे पापा मत बोला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू। इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर देख लीजिए कि क्या होने लगी। दोनों की खूब दोस्ती भी हो गई। एक दिन मोरनी ने सुंदरी से कहा, सुंदरी,
तुम ऊपर से तो खुश रहती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जख्म है। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता सकती हो। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरा रंग काला होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। सुंदरी, तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी जिंदगी बचाई थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूं। तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती, क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं। तभी वो मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई। सुंदरी ये देखकर हैरान हो गई। मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ, जिसे लगाकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परी जैसी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात घर के बाहर मत निकलना, वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। इतना कहकर वो परी गायब हो गई। लेकिन चुपके से उसकी बहन मधु ये सब सुन रही थी। वो तुरंत सुंदरी के कमरे में पहुंच गई। सुंदरी, तू मेरी बहन है ना? थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दे प्लीज। सुंदरी का दिल बहुत बड़ा था। उसने थोड़ा सा मेकअप का सामान मधु को भी दे दिया। अगले दिन सुंदरी बिल्कुल परी जैसी बन गई। वो चांद की तरह चमकने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ ममता और पिता रमेश हैरान रह गए। ममता, तेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो ये काली थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? परमात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है, इसीलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग भी गोरा कर दिया। और उस जादुई मेकअप से मधु और भी सुंदर हो गई। अब उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को खूब प्यार करते। फिर एक दिन अमावस्या वाली रात अचानक रमेश को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। उसकी सांसें भी फूलने लगी। मधु बेटा, मैंने तुझे कार चलाना सिखाया है ना, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मधु, जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ। आज अमावस्या है, अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाऊंगी। मैं बाहर नहीं जा सकती पिताजी। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मुझे भी कार चलाना सिखाया है। मैं पिताजी को अस्पताल लेकर चलूंगी। चलो माँ। सुंदरी ने कार स्टार्ट की और अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि सुंदरी एक बार फिर से काली हो चुकी थी। उसकी माँ भी वहां पर खड़ी थी। ये तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल गोरी हो गई थी, फिर से काली कैसे हो गई? सुंदरी ने परी वाली सारी बात अपने पिता को बता दी। अब रमेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधु मुझे अस्पताल तक लेकर नहीं आई। तभी वहां पर परी प्रकट हो गई। वो परी मैं ही हूँ। रमेश और ममता, परमात्मा ने जानबूझकर आपकी दूसरी संतान काली पैदा की थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आप लोग ऊपर ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे। तुम्हारे अंदर काले और गोरे के बीच का भेदभाव पता नहीं किसने डाल दिया था। तुमने अपनी ही पत्नी पर शक किया, खुद की बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी बिल्कुल गोरी हो जाएगी। वहीं मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे। अब रमेश और मधु काले हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर।
रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान, मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहां। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा, भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? अब ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे शादी होगी मेरी? न लहंगा, न अच्छे कपड़े। यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूं। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा।
बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूं बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को